हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे जो उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी 21 जनवरी 2018 को, उसके प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न पत्र है उससे ही संबंधित ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने। तो इसमें जो 30 अंकों का प्रश्न पत्र था वो था आपका शिक्षण शास्त्र से, और जो बाकी आपका 70 नंबर का था वो था संबंधित विषय। तो यहाँ पर हिंदी विषय है तो आपके 70 प्रश्न किससे होंगे? हिंदी विषय से। तो विद्यार्थियों, अभी हाल ही में इसके नियमावली भी चेंज हो चुकी है। तो ये उस समय का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न उस समय पूछे गए थे 100 नंबर के, और टोटल प्रश्न थे 100। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न था आपका वहाँ पर, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये क्या है? एक शिक्षण सूत्र। प्रश्न संख्या 2, शिक्षण व्यूह रचना है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। तो विद्यार्थियों, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बाकी ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, केवल आपको यहाँ पर मैं उत्तर उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 था आपका, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो जिनका जो शारीरिक रचना होती है, जिनकी कैसी होती है? आयताकार। तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? वो होते हैं जोशीले एवं क्रोधी। प्रश्न संख्या 4, दल शिक्षण में दल है। तो क्या है ये? अध्यापकों का जो शिक्षण योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो ये है आपका दल का अर्थ। प्रश्न संख्या 5, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है, तो उसे कहा जाता है सामान्य चिंता। प्रश्न संख्या 6, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत कर रहा है? तो कौन सी विधि है? यह है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी 1 या 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो शिक्षा का अधिकार जो आरटी है आपका, राइट टू एजुकेशन 2009 में प्रावधान है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड निषेध, यानी कि दंड नहीं देना उसे, ना शारीरिक ना मानसिक, और बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही थे। प्रश्न संख्या 8, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो सभी सही थे, उपयुक्त सभी। जैसे पहला था आपका, प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, और तीसरा था आपका सीखना क्रिया द्वारा हो। तो ये सभी इसके सही थे। प्रश्न संख्या 9, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो ये कौन सी है? अनुवर्ग। अगला प्रश्न है 10वां, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो जाता है। यह सही है बिल्कुल कथन। प्रश्न संख्या 11, कक्षा कक्ष में संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? सूक्ष्म ये क्यों आवश्यक है? ये आपको बीएड में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उससे हमारे जो भीतर होता है वो विभिन्न कौशलों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 12, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 13, व्यक्तित्व
किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो ये कौन सा पक्ष है? ये है गैर संज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 14, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो मान लीजिए कहीं पर कठिन शब्द आते हैं तो उसका बच्चों को अर्थ समझाने की जो व्यवहारिक विधि है कौन सी है? उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। तो ये तो आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या 15, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ये कौन सा है? प्रद्वीपक का सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो ये क्या है? जीन्स। ये आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मानक संदर्भित परीक्षण। तो विद्यार्थियों ये सारे आपको जो आपकी बीएड की बुक्स होती हैं उसमें ये सारे मिल जाएंगे। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा बीएड में। प्रश्न संख्या 18 वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो इसके जो ऑप्शन सभी थे वो सही थे। तो कौन कौन से थे? समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। प्रश्न संख्या 19, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? परिणामों का सामान्यीकरण। तो विद्यार्थियों क्रियात्मक अनुसंधान को भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो कौन सा है? संवेगों का विकास करना। प्रश्न संख्या 21, सामान्य बहुत ही सरल प्रश्न था। श्यामपट्ट पर लिखते समय, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, अब तो ग्रीन बोर्ड भी चलते हैं, अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के मध्य की दूरी। तो अगर विद्यार्थी बहुत दूर बैठे हैं तो अक्षर क्या होंगे? बड़े होंगे, और अगर नज़दीक बैठे हैं तो सामान्य जो अक्षर होंगे उनका आकार होगा। प्रश्न संख्या 22, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? तो आंतरिक मनोभावों को मापने की सर्वोत्तम प्रविधि है आपकी प्रत्यारोपण विधि। प्रश्न संख्या 24, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। जो शिक्षण अभियोग्यता है आपका वो है शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। प्रश्न संख्या 25, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो जैसे उन्हें अनुशासन सिखाना है तो कैसे करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देकर, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हें सौंप देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको थोड़ा सोच समझ के आप खुद भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसके जो दो ऑप्शन थे ए और बी वो दोनों सही थे। कौन कौन से थे? निर्मित उद्देश्य, और एक तो निर्मित उद्देश्य था और दूसरा मानव एवं भौतिक संसाधन। तो इन दोनों का ही उसे प्रयोग करना होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? यह आपका विन्यास प्रेरण। प्रश्न संख्या 28, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग के लिए जो ऑप्शन थे सभी सही थे। कौन कौन से थे वो ऑप्शन? पहला था आपका विद्यार्थियों में छात्रों का समूह विभाजन में, एक तो ये था। दूसरा था निर्देशन के प्रयोजन हेतु, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों को। और अगला था चयन करने के प्रयोजन हेतु, कि बच्चों को चयन किया जाए उसी आधार पर, बुद्धि परीक्षण के आधार पर, और उसके अनुसार उन्हें वर्क प्रोवाइड कराया जाए। प्रश्न संख्या 29, अधिगम मापन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कौन सा है? शिक्षण युक्तियों का पता लगाना। तो ये अधिगम मापन के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 30, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस आकार वक्र। तो विद्यार्थियों ये थे आपके शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके उस समय 30 अंक के ये यहाँ पर पूछे गए थे।
हालांकि अभी नई नियमावली के अंतर्गत अभी देखना है कि जो सिलेबस है वो किस आधार पर बनता है, लेकिन शिक्षण अभियोग्यता से पूछे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी संबंधित प्रश्न जो आए थे आपके एलटी भर्ती परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 31, निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये कितने खंडों में है? 6 खंडों में। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 to 12, अगर उनका भी आप अध्ययन कर लें अच्छी तरह से तो वो भी काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में जो हुआ था आपका पूर्व में, तो बहुत सारे प्रश्न ये आपके एनसीईआरटी की किताबों से ही पूछे गए थे। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 32, बंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बारसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदय शंकर ने वर्णित किया था। जो उदय शंकर भट्ट जी थे, इन्होंने किया था, वो था सागर, लहरें और मनुष्य, जो इनकी रचना है। अगला है प्रश्न संख्या 33, गंगोदकम में संधि है, तो कौन सी है? ये है आपकी गुण संधि। तो इसमें क्या क्या मिले हैं? गंगा धन उद्गम, यानी कि आ और ऊ मिले हैं, तो ओ इसका क्या हो गया? ओ। तो इसके लिए आप संधि को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, जो गुण संधि होती है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 34, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जो मूल शब्द होता है जिससे क्रिया बनती है उसे कहा जाता है धातु। जैसे देखिए आपका है खेलना, खेलना एक क्रिया है, तो खेलना इसकी धातु देखिए मूल रूप क्या है? वो है खेल। तो ऐसे ही संस्कृत में आप पढ़ेंगे, जैसे पठति जो है क्रिया, उसका जो धातु है वो है पठ धातु, गच्छति का गम धातु। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34, जिस मूल प्रश्न संख्या 35, तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके विद्यानिवास मिश्र जी। प्रश्न संख्या 36, मुक्तिबोध की कविता जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, पूरा नाम इनका, ब्रह्म राक्षस, उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो कौन सा है उनका? चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें कहते हैं? तो विद्यार्थियों देखिए, इन शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण भी आते हैं आपके इसमें। तो विद्यार्थियों, ये अविकारी देखिए नाम में ही छुपा है। विकार होता है विकार बदलना, और अगर अ लग गया तो अ का अर्थ होता है नहीं, तो अविकारी, जिनको हम रूप परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान किस में है, यानी कौन से अनुच्छेदों में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक, यानी 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 39, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपी थी? यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो विद्यार्थियों, जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी जो कामायनी रचना है महाकाव्य, उससे एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, अधिकतर पूछा गया है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो कामायनी जो है उसमें कुल 15 सर्ग हैं। कितने, ये भी याद रखिएगा कितने हैं? 15 सर्ग हैं। और ये जो पंक्तियां ली गई हैं कौन से सर्ग से ली गई हैं? ये हैं आपकी लज्जा सर्ग से। अगला प्रश्न 40, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए शब्द है, कौन सा है? अधीत्य का। ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है और नीचे की जो होती है उसे कहा जाता है उपत्यका। तो एक होती है अधीत्य का, एक होती है उपत्य का, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? तो चंद्रकांता इस पे सीरियल भी बन चुका है, तो ये हैं आपके देवकी नंदन खत्री जी। प्रश्न संख्या 42, 19वीं सदी के भारतीय जन जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हिस्ट्री के बच्चे भी काफ़ी आसानी से जवाब दे देंगे। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को।
तो विद्यार्थियों एक थोड़ा हटके प्रश्न है। तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? ये दी थी आपकी अकबर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 43 43, हिंदी साहित्य के युग को स्वर्ण युग के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा था, आपको पता होगा। तो उसमें से कौन सा जो काल है ये है आपका भक्ति काल। प्रश्न संख्या 44, पथ के साथी संस्मरण है, तो ये किसका है पथ के साथी? ये है महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, हाँ विद्यार्थियों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि संस्कृत, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीए के साथ इंटर में संस्कृत मांगी जाती है, इंटर में या बीए में हिंदी उत्तराखंड एलटी के लिए। तो संस्कृत से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वो भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो जातीय ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? प्रकृत्यादिभ्य तृतीया उपसंख्यनम। तो ये तृतीया विभक्ति का है। तो यहाँ पर देखिए सीधे से आप तृतीया समझ लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है, तो ये आपका कृतिका पुस्तक से लिया गया है। बहुत ही एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको आसानी से। तो ये है आपका साना साना हाथ जोड़ी। तो जो साना साना हाथ जोड़ी है इसमें जो मधु कांकरिया जी हैं उन्होंने अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम में गई थी वो वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया हुआ है अपनी यात्रा का। तो अगला है आपका प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको वहाँ पर प्रश्न में, क्वेश्चन पेपर में। तो उसमें देखिए जो जयशंकर प्रसाद थे इन्हें नहीं माना जाता है, ये चीज़ याद रखें, इन्हें नहीं माना जाता है। बल्कि किसे माना जाता है? अगर ये पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक कौन है, तो कौन कौन है? जैसे आपके अज्ञेय जी हैं, इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है। जैसे इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दूसरी हैं ईलाचंद्र जोशी, और तीसरे हैं आपके जैनेन्द्र। तो इन्हें मनोविश्लेषणवादी लेखक माना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 48, पल पल में अलंकार है, ये सीधे एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। यह आपका पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि 2 बार आया है, एक ही उक्ति 2 बार आई है, पल पल। प्रश्न संख्या 49, जूझ कहानी किस शैली में लिखा गया है? ये लिखा गया है आत्मकथात्मक शैली में। प्रश्न संख्या 50, यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है, तो जो अन्वेषण है देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक उसमें से नहीं था इसका पर्यायवाची। तो कौन सा नहीं था? वो था आपका गवाक्ष। जबकि जो अन्वेषण के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे शोध, अनुसंधान, गवेषणा, ये पर्यायवाची हैं अन्वेषण के। प्रश्न संख्या 51, कर्तुम शब्द का प्रत्यय है, इसमें कौन सा है? ये देखिए संस्कृत का प्रश्न है, यह है आपका तुमुन। अगला प्रश्न, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है? तो जो हमारे प्रेमचंद जी हैं एक महान उपन्यासकार थे, बहुत सारे उपन्यास लिखे इन्होंने, जैसे गबन, गोदान, और इनका एक जो अपूर्ण उपन्यास था, कभी कभी वो भी पूछा जाता है, मंगलसूत्र, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो इनका जो निर्मला उपन्यास था ये समाज की कौन सी थी? अनमेल विवाह पर आधारित था, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र की इसमें जो होती है लड़की, उसका बहुत ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति से विवाह हो जाता है, तो उसको इन्होंने दिखाया है, जो कि पहले से समाज में व्याप्त था। प्रश्न संख्या 53, छंदः सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य थे, कौन थे? आचार्य पिंगल। तो विद्यार्थियों संस्कृत के आचार्यों का भी आप देख लीजिएगा, सभी आचार्यों का क्या क्या उन्होंने रचनाएं की। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों में कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चिंतामणि नहीं है आपका। जबकि कौन कौन से इनके निबंध संग्रह? जैसे तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, मैंने सिल पहुंचाई, तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। बल्कि जो चिंतामणि थे ये नहीं था। तो विद्यार्थियों एक बार मैं
आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि आने वाले टाइम में भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, और एनसीईआरटी से संबंधित भी मैं आपके सामने यहाँ पर सामग्री लेकर आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। हमारे आद्य संस्मरण है, ये किसका संस्मरण है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 56 56 जहाज का पंछी उपन्यास है, ये किसका है? ईलाचंद्र जोशी का। तो आपको बताया था इन्हें कहा जाता है मनोविश्लेषणवादी लेखक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गच्छेतम गम धातु की किस लकार का रूप है? विद्यार्थियों देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा होगा, इससे पहले पूछा गया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है धातु। देखिए यहीं पर आपको उसका आंसर भी मिल गया है। तो गच्छेतम जो है चलना क्रिया, वो घम धातु से बना हुआ है। तो गच्छेतम गम धातु की किस लकार का है? तो कौन सा लकार है? विधि लिंग लकार। तो ये संस्कृत में आप पढ़ लीजिएगा, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार जो भी होते हैं आपके 5 लकार, उन्हें याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 58 58 तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो विद्यार्थियों जो प्रत्यय होते हैं 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा। एक कृत प्रत्यय जो क्रिया के संग जुड़ते हैं, और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वालों को कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला है 59 तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आई, यह पंक्ति किस कवि की है? यह है आपके जायसी जी की। तो जायसी जी आपको पता ही होगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने लिखी पद्मावत, और किसके समय पे लिखी? ये लिखी शेरशाह सूरी या शेरशाह सूर के समय पे, ये भी पूछा जाता है कई बार। प्रश्न संख्या 60 उदय शंकर भट्ट का नाटक। देखिए उदय शंकर भट्ट से दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1954 में। अगला प्रश्न है उम्दा शब्द का अर्थ क्या है? देखिए उम्दा का आपको वैसे ही पता होगा, उम्दा यानी बहुत उम्दा। अच्छा, आपका पेपर भी बहुत उम्दा होना चाहिए इस बार। अगला है प्रश्न संख्या 62 संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? ये लिखा गया है आपका अनुच्छेद 343 वन में। अगला है प्रश्न संख्या 63 यथ शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप होगा, ये होगा आपका ययः। तो विद्यार्थियों आपको जो संस्कृत हैं, जैसे रूप आप बचपन में पढ़ते होंगे, राम के, लता के, इस टाइप से और भी पढ़ते होंगे, तो ये चीज़ें भी आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर वचन पूछा जा सकता है, और अगर आप याद आपको अच्छी तरह है तो आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से रट लीजिए। अगला है विद्या सुंदर और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक हैं? तो ये सरल है प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है प्रश्न 65 इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बहती है, यह पंक्ति किस कृति की है? ये है आंसू। आंसू किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की, याद रखिएगा, जिन्होंने कामायनी लिखी। अगला है दोपहर शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न, दोपहर। देखिए जो संख्यावाची होते हैं, जिनके शुरू में संख्या लगती है, वो होते हैं आपके द्विगु समास, जिनका कि वही अर्थ होता है। जैसे दोपहर में देखिए द्विगु समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? कुल 6 प्रकार के। तो वो मेरे इस चैनल में दिया गया है समास, उसे आप आराम से पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे। अगला है धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दया नारायण निगम द्वारा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लेखक हैं, अगर उनके उपनाम हैं, उनके बचपन के नाम हैं कुछ, तो वो भी आप रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। जैसे आपके राहुल सांकृत्यायन है, उनका केदार पांडे नाम था पहले, बाद में राहुल सांकृत्यायन हुआ। आपके रसखान जी थे, उनका सैयद इब्राहिम था। तो ऐसे कई नाम हैं जो आप अगर याद कर लें तो एक ना एक प्रश्न आपका बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित में से भृत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है आपका सेवक। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो एक आपकी किताब है जवाहरलाल नेहरू जी की, हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मोहनजोदड़ो। ये इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। तो विद्यार्थियों छंद भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। अगला है छात्राणाम कृष्ण पटु के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत का शब्द है, तो इसमें कौन सा हुआ है? यतश्च निर्धारणम। अगला है अघोष व्यंजन है। तो विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है। अघोष सघोष आप पढ़ लीजिएगा। मेरे ही चैनल पे आपको अघोष सघोष, ये अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ये सारा आपको स्वर व्यंजन से संबंधित जितने भी हैं स्पर्श व्यंजन आपको मिल जाएंगे। तो अघोष कौन से आपके? क ख चौ छौ, ये आपके अघोष हैं जो शुरू के दो होते हैं प्रत्येक चरण में। अगला है प्रश्न संख्या 73, देव धन आगमन, ये है ध यहाँ पर लग गया है, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो विद्यार्थियों देव धन आगमन, देवागमन, इसमें कौन सी संधि है? तो विद्यार्थियों बहुत ही सरल है, ये है आपका दीर्घ संधि। क्योंकि यहाँ पर देखिए अ और आ मिलकर क्या बन जा रहे हैं? आ। तो यहाँ पर हो गया आपकी दीर्घ संधि। तो संधि आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जो आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, तो संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 74, क्रमेलकः का पर्यायवाची शब्द है, यह क्या है? उष्ट्रः, यानी कि जो कैमल होता है आपका ऊंट। प्रश्न संख्या 75, किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? तो कहा जाता है तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी, ध्यान रखिएगा। इनके गुरु कौन थे? नरहरियानंद जी। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रामचरितमानस की जो रचना की थी इन्होंने अवधी भाषा में की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक की रचना की? तो देखिए कई बार कुछ जो हमारे लेखक होते हैं वो किसी का रेफरेंस लेके रचना करते हैं। तो यहाँ पर जो रचना की थी वो की थी, क्या नाम था? सत्य हरिश्चंद्र। अगला है प्रश्न संख्या 77, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि आप जितने भी लेखक हैं अगर उनका उपनाम है, उनका कोई बचपन का नाम है, तो आप उन्हें जरूर याद कर लें। तो इससे पहले भी पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पर देखिए भारवी का वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। अगला है प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी बनाया? कौन थे वो? निम्बार्काचार्य। तो ये सनक संप्रदाय से संबंधित है, संप्रदाय भी आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79, 79, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो रीतिकाल है आधुनिक काल से पहले का काल, तो उसके जो कवि हैं बिहारी और देव। तो ध्यान रखिएगा जो रीतिकाल है उसके भी 3 उसमें यहाँ पर समूह बने हैं। एक होता है रीति मुक्त, एक होता है रीतिबद्ध और एक होता है रीति सिद्ध। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें केशवदास जी हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि केशवदास जी से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 80, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित एनसीईआरटी का प्रश्न है, आत्मा का ताप किस गद्य शैली में लिखा गया है? तो ये किस में लिखा गया है? आत्म कथात्मक शैली, यानी कि अपने बारे में। अगला है डायरी के बनने के लेखक हैं। तो विद्यार्थियों सीधे एनसीईआरटी का प्रश्न है, यह आपके एन फ्रैंक। डायरी के पन्ने, तो जो हिटलर थे उसके समय की ये स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं। जो हिटलर थे, जब वहाँ पर अत्याचार किया गया काफ़ी जर्मनी में यहूदियों के साथ हिटलर द्वारा, तो उसमें कुछ संस्मरण लिखे गए हैं। तो एनी फ्रैंक ने लिखी है अपनी डायरी के पन्ने। अगला है 82 प्रश्न संख्या, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो विद्यार्थियों इससे पहले देखिए आपसे पूछा गया था जिनमें कोई भी अंतर नहीं आता उन्हें कहा जाता था अविकारी। लेकिन यहाँ पर क्या है? परिवर्तन हो रहा है, तो इसे कहा जाता है विकारी। जैसे आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये आते हैं, ये सारे विकारी हैं आपके। प्रश्न संख्या 83, 83, निम्नलिखित में से दंत्य नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? प। विद्यार्थियों, फिर से मैं कहना चाहूँगा, मेरे ही चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आपको जितने भी अभी तक प्रश्न बताए गए हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएंगे। अगला है प्रश्न 84। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर प्रकृति का है? देखिए, पहले तो आप समझिए संकर का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं ऐसे शब्द। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन था वो था बम वर्षा। तो देखिए, बम, एक तो ये बम है, यानी ये अंग्रेजी का वर्ड है बम, और वर्षा, वर्षा क्या है आपका? संस्कृत का। तो ये आपका हो गया बम वर्षा। देखिए, दो भाषाओं में जब मिलकर बनता है तो कहा जाता है संकर प्रकृति। संकर यानी दो से मिलकर बना हुआ। प्रश्न संख्या 85। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? तो कितने हैं? 7 अंक। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म स्थान है लम्ही गांव। देखिए, इससे पहले उनके नाम के बारे में पूछा गया था प्रेमचंद का, तभी मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ लें आप। अगला है प्रश्न संख्या 87। मधुघट ले जब करती नर्तन, मेरे नुपुर के छन छनन में लय होता जग का क्रंदन। यह कवि किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? ये हैं आपकी मधुबाला की। तो विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है? ये हैं आपके श्री हरिवंश रॉय बच्चन जी, जिनके मधुशाला भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 88। संशय की एक रात कृति के रचनाकार हैं। संशय की एक रात कौन है? नरेश मेहता जी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 89। मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। अगला है पंत जी की पहली कविता का नाम क्या है? पंत जी, देखिए छायावादी, वैसे तो इन्होंने कुछ जैसे छायावाद की भी रचनाएं हैं इनकी, प्रगतिवाद की भी हैं, तो लेकिन मुख्य रूप से पंत जी हैं इनके। आप सभी जो रचनाएं हैं याद कर लीजिएगा कि कौन से काल में लिखी थी। और जो पंत जी हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, क्योंकि हिंदी के लिए पहली बार ही नहीं मिला था। हालांकि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जी शंकर कुरूप जी को मिला था, बात करें, लेकिन वो हिंदी के कवि नहीं थे। लेकिन हिंदी के जो पहले थे वो थे आपके सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें उनकी जो रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए 1968 में 1968 में पहला आपको हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप पूरे याद कर लीजिएगा। अगला है आपका भुसुंडिम शब्द का अर्थ है क्या है? बंदूक। प्रश्न संख्या 92 92। जिन छंदों की मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उन्हें कहते हैं मात्रिक छंद। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक होते हैं आपके वाणिक छंद, एक होते हैं मात्रिक छंद। अगला है इतवारी पत्रिका के संपादन किया था, किसने किया था? ओम थानवी जी ने। अगला प्रश्न, न मुख है न मस्तक न रूप है, ऐसे ब्रह्म के कल्पनाकार हैं, कौन थे? कबीरदास जी। जो कि देखिए, जो आपका भक्ति काल है उसके भी दो वहाँ भाग थे। एक था आपका सगुण भक्ति शाखा, एक था आपका निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा ये क्या था? परमात्मा के जो साकार रूप होता है उसकी भक्ति करते थे। और जो निर्गुण भक्ति के थे वो एक ऐसे परमात्मा की उन्होंने कल्पना की जिनका कोई रूप नहीं था। तो इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास जी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 95। राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? तो ये किसकी है? अनामिका। अगला है निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। अगला है व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हल संधि भी कहा जाता है इसे संस्कृत में। द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया था? तो जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उसमें सही जो था आंसर प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं, ये था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
अगला है प्रश्न संख्या 99 राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त हैं? तो ये हैं आपके 3 वर्गों में। अगला है प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न जो आया था आपका, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इन्होंने किया है सिद्ध सामंत काल। तो विद्यार्थियों कई नाम दिए गए हैं, जैसे चारण काल भी दिया गया है रामकुमार वर्मा जी द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी आपके पूछे जाते हैं इस टाइप से कि आदिकाल को किन किन नामों से किस किसने क्या कहा। जैसे वीरगाथा काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो आप सभी याद कर लीजिएगा ये चीज़ें बाकी भी। तो विद्यार्थियों ये था जो आपका उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी हिंदी विषय की, बाकी विषय के साथ हिंदी विषय की, दिनांक 21 जनवरी 2018 को। तो उसमें ये था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो विद्यार्थियों एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।